Hey friends, marhaba. I am your Samira Aziz, and your Samira Aziz is here again with you for you in your own show, Smile with Samira Aziz. So, friends, be ready to flaunt your smile with lots of positiveness, word smile, and peace. फ्रेंड्स आज हमारे साथ कौन है? आज हमारे साथ हैं मोइन आज़म ख़ान। बड़ी मज़े मज़े की बातें वो हमारे साथ करने वाले हैं। क्राइम पेट्रोल तो आपको याद होगा ही ना, तो चलिए देखते हैं कि वो बातें कैसी करते हैं। आइए। लेकिन सर मनीष ने अभी तक अपने दोस्तों से कांटेक्ट किया है और ना ही अपने घर वालों से। पर हाँ, मनीष के दो दोस्त सलीम और वैभव ये दोनों कुछ ज्यादा परेशान। अस्सलाम वालेकुम। हाय, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं I'm बिल्कुल good, how ठीक are you? हूँ। मैं बिल्कुल ठीक, खैरियत से। कैसे जा रहे हैं रमजान और लॉकडाउन? बस अल्लाह का शुक्र है, रमजान बहुत अच्छे जा रहे हैं माशाल्लाह, जैसे हर साल जाते हैं। और लॉकडाउन उतना अच्छा नहीं जा रहा है और उतना अच्छा जा भी नहीं सकता है। घर में पड़े हुए किसको अच्छा लगेगा? पता है जो एक ग्रेट डिप्रेशन था इससे पहले, अगर हम सियासी तौर पे देखें, लाइक मे बी 1939 तक वो चला था। 1929 से स्टार्ट होके 1939 तक, एंड उसके जी बाद वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी। तो जी जी इस हिसाब से जो है ना, सारा कुछ रुका हुआ भी है इस दफ़ा कोरोना वायरस की वजह से भी, तो सब कुछ इतना ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है। हम इसके बारे में आपसे पूछेंगे, लेकिन उससे पहले हम जी आपसे आपके कैरियर के बारे में बात करेंगे। ठीक है। ऑफ तो कोर्स श्योर। अब ये बताएं कि एज एन एक्टर माशाल्लाह इतने सारे आपने रोल किए, और मैंने ज़्यादातर आपको वर्दी में देखा है, इसीलिए देखिए मैंने भी कुछ वर्दी टाइप के कपड़े पहने। खाकी वर्दी जी जो हाँ, वो बस आपकी वो ना। कैप लगानी बाकी है आपको, अब बिल्कुल इंस्पेक्टर नहीं लगेंगी। तो बताइए अपने बारे में, आपके कैरियर के बारे में, कहाँ से शुरू किया? मेरा मुंबई का सफर शुरू हुआ था 2002 में। मैं दिल्ली का बॉर्न एंड बॉटअप हूँ। मैं मुंबई ओके। गया और काफी साल मुझे वहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत ही शिद्दत के साथ मेहनत करनी पड़ी, जो कि हर नए जाने वाले को करनी पड़ती है। और मुंबई की खास बात यह है कि वहाँ पे जाते के साथ ही जो है आपका वो हाथ थामती है। सबसे पहले आपको काम मिलता है तो आपका एक कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हो जाता है, आपको लगता है कि ये तो बहुत आसान है। ट्रू। और बस इतना ही लगना चाहिए था उसमें। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है और वहाँ की परेशानियां, वहाँ की मुश्किलात, वहाँ के आए दिन की स्ट्रगल्स, और वहाँ पे बेसिकली टिके रहना जो है, सरवाइव करना जिसे कहते हैं, या। वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन जाता है। तो वो एक टाइम होता है जब आपको हैंग इन करना पड़ता है उसके साथ। अगर आपने वो वक्त निकाल लिया तो फिर आपका दूसरा चैप्टर शुरू होता है। तो अल्लाह के फजल से मैं वो वक्त निकाल पाया। मेरे घर वालों का काफी सपोर्ट रहा, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त रहे जिन्होंने मुझे उस दौरान काफी सपोर्ट किया। शायद उन्हें कभी ना कभी मेरे ऊपर कोई कॉन्फिडेंस रहा हो, या चाहे जो भी उनका प्यार कह लो या कुछ भी कह लो, तो उसके तहत जो है वो ये सफर में मेरा तय हो पाया। फिर मेरी चीजें जो है वो क्राइम पेट्रोल की तरफ बढ़ी, वो एक अलग स्टोरी है। वो जो पहला वाला चैप्टर था, जो पहला वाला फेज था, उसके बारे में, जी, उसको कैसे आपने कंट्रोल किया, कैसे उसको फेस किया? शायद किसी को इंस्पिरेशन मिले तो उस बारे में जरूर बताएं। कंट्रोल का समीरा, मैं ये कहूंगा कि आपके हाथ में कुछ नहीं होता अलावा इस बात के कि आपको अपना जहन जो है वो बहुत ही वन साइडेड रखना पड़ता है। और बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको वरगलाती हैं, वहां पे आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट करती हैं। बहुत सारे ऐसे मुकाम आते हैं जब आप किसी भी चीज का निवाला बन सकते हैं बहुत आसानी से। और शायद सबसे सबसे बड़ी चीज ये है कि आप जिसे हिंदी में निराशा कहते हैं, हाँ। उसका आप निवाला बन सकते हैं। you know। तो वो बहुत जरूरी। मुंबई की एक बहुत ही स्पेशल बात है वहाँ की लोकल ट्रेन। अगर आपने कभी पढ़ा सुना क्या? हो या कभी आपका कभी कोई वास्ता रहा नहीं नहीं, हो। मैं वहां पर बैठती थी रोज जाके। जब मैं बताइए, तो फिर मुंबई तो आपको पता ही होगा कि मैं मुंबई में लोकल ट्रेन पढ़ती में थी। सफर जो होता है। या। अच्छा, ओ वाह, वेरी नाइस। या। तो यानी कि आपको कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है लोकल ट्रेन का। हाँ हाँ। बस ये बात अलग है कि आप कितने साल पहले वहां पे लोकल ट्रेन में बैठती थी, अब आपको बैठने की जगह नहीं मिल पाएगी। हाँ, उस टाइम वो पे भी बात नहीं अलग होती थी। हाँ। है। तो मुंबई का सफर बेसिकली लोकल ट्रेन के सफर की तरह ही होता है। आपको वो हाँ। कभी कभी एक उंगली पे भी लटक के रखना पड़ता है अपने आप को, हाँ। और स्टेशन आने तक आपको वो पूरा जोर लगा के लटके रहना पड़ता है। जब आपका स्टेशन आता है तो आपको जगह मिल जाती है और आप उधर जाते हैं।
तो या वो पहला चैप्टर जो था वो ठीक मुंबई की ट्रेन में सफर करने की तरह ही था मेरे लिए। स्टेशन कब आया? स्टेशन अभी नहीं आया, बीच बीच के जो स्टेशन आते हैं कभी कभी उस पर रुकता हूँ, थोड़ा बहुत चाय पानी पी लेता हूँ, थोड़ा रुक जाता हूँ, सुस्ता लेता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ अगले स्टेशन की तलाश में। तो अभी बहुत सारे स्टेशन आने बाकी हैं। हाँ। और वो जो स्टेशन, जिस स्टेशन की तलाश है, उस स्टेशन के बारे में बताएं। मंजिल कहेंगे उसको? मंजिल, मेरे ख्याल में मेरी जो फिलॉसफी रही है लाइफ में, मैंने एक चीज ये अपना ली है कि मंजिल की तलाश से ज्यादा आपको आपका सफर एंजॉय करना आना चाहिए। हाँ हाँ मंजिल आ ही जाती है अगर आपने सफर काट लिया तो, हाँ क्योंकि सफर एक ऐसी चीज है जो आपको सफर भी करवाती है। मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले मैं आप ही का लाइव देख रहा था राजकुमार कनौजिया जी के साथ। उन्होंने सफर और सफर की जो डेफिनेशन की थी, वही वही कहीं ना कहीं काफी सच है। और अ, वो मंजिल जो है वो दिखाई देती है। उस उसके बारे में मेंशन करना जो है वो बहुत ही हिपोक्रिटिकल बात हो सकती है इस वक्त, क्योंकि जब तक एक चीज हासिल ना हो जाए, मेरा मानना यह है कि उसके बारे में चर्चा दुनिया को करना चाहिए। आपने चर्चा किया तो क्या किया। तो सही। नहीं, लेकिन पता है आजकल दुनिया वाले आपके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। लोग बड़े कंजूस हो गए हैं, बखील हो गए हैं। लोगों को अपना डिप्रेशन होता है जो वो सामने वाले एक टैलेंटेड और मेहनती शख्स पर निकालते हैं। तो जी इस उम्मीद में मत रहें कि कोई आपके बारे में चर्चा करेगा। जब आप मेहनत करते हैं तो आप ही उसके बारे में बताएं, और ये सोच के बताएं कि दूसरे लोगों को उससे कोई ना कोई इंस्पिरेशन मिलेगी। कोई भी नहीं बताएगा आपके बिल्कुल, बारे में। बिल्कुल ये बात तो सच है। लेकिन बाज लोग ऐसे भी रहे हैं हिस्ट्री में जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और फिर दूसरे लोगों को बताते हैं कि देखा फलाने ने ऐसा किया था, देखा फला इंसान ने ऐसा किया था। और ऐसे बहुत सारे मुकाम आते हैं लोगों की जिंदगी में जहां पर आप किसी के लिए एक लिविंग इंस्पिरेशन बन सकते हैं या फिर प्रोस्थेमस इंस्पिरेशन बन सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ का जो सर्कल है उसने आपको कितना घुमाया है, कितना नचाया है। कई लोग जो हैं वो अपनी वफात के बाद जो हैं वो ज्यादा मकबूल होते हैं, अपनी बात पहुंचा पाते हैं लोगों तक। बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियंस रहे हैं, फिलोसफर्स रहे हैं, बड़े नामी गिरामी लोग भी रहे हैं। तो मैं इन तमाम लेकिन पछड़ों में नहीं पड़ता हूँ। हमारी जिंदगी में ही पता चले ना लोगों को, हमारी कदर हमारी जिंदगी में ही होनी चाहिए। हमारे मरने के बाद हम सुनने के लिए थोड़ी बैठे हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल फिर क्या सच है। फायदा। ये बिल्कुल मेरे फादर के अल्फाज हैं कि जो कुछ भी है वो जिंदगी में है, मौत के बाद किसने क्या देखा है। हाँ। तो ये बात सही है, बिल्कुल सही है, मैं इससे इत्तेफाक रखता हूँ। और साथ ही साथ ये भी सोचता हूँ कि जो भी इंसान अपने सफर में, अपने अपने जिंदगी के सफर में जो सोचता है, जो तय करता है, उसे लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी होता है। और आज का वक्त तो ऐसा है कि दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। या और जैसे कि आप जैसे लोग उसमें बहुत ही इंस्पिरेशनल काम कर रहे हैं। मैंने देखा, मैंने मैंने थोड़ा बहुत जो है आपसे बात करने से पहले आपके बारे में जानने की थोड़ी सी कोशिश की थी। चलो एक दिन मैं आपको भी इंटरव्यू दूंगी, क्योंकि मैं देख रही थी कल आप बहुत सारे क्वेश्चंस लिख रहे थे। मैं कहा ये ना इंटरव्यूअर भी हैं, एंड आपको भी होस्ट होना चाहिए। क्वेश्चंस लिख रहे थे। कुछ लोगों में एबिलिटी होती है कि वो बहुत क्वेश्चंस करते हैं, और हम चाहेंगे कि आपके जो आपके भी जो फैंस हैं वो भी आपसे क्वेश्चन लें, मगर इतने लंबे लंबे मत लिखिए, क्योंकि हम बात कर रहे होते हैं साथ साथ, इतना बड़ा रीड कैसे करेंगे हम। आप अपने जी आप को मुंबई की फ्रस्ट्रेशन से कैसे बचा कर रखते हैं, पॉजिटिव और मोटिवेटेड कैसे रखते हैं, बताइए। ये पूछा है हाँ गजाला बिश्त ने जी। जी, ये कल का जो है वो रिएक्शन है उसमें। तो बेसिकली मुंबई की फ्रस्ट्रेशन से तो कोई भी नहीं बच पाता। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बहुत ही वहां पे संत बन के रहा हूँ और मैं कभी फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ हूँ, मेरे ऊपर चीजें तारी नहीं हुई हैं, बेशक हुई हैं। बेसिक बात यही है कि हर इंसान इन तमाम चीजों का सामना करता ही है। हर इंसान जो है वो कमियों का पुतला होता है। और अपनी कमियों के बारे में जानना और उसके साथ रूबरू होना, उसे एम्ब्रेस करना और फिर उसे अपनी स्ट्राइड में लेके आगे बढ़ना ही स्ट्रगल होता है। हाँ हाँ। आप फ्रस्ट्रेट हैं, आप फ्रस्ट्रेट हुए हैं, ये कोई गलत बात नहीं, आप हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी फ्रस्ट्रेशन को हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। और यही जो है वो आपका की ऑफ सक्सेस साबित हो सकता है आगे चल के। हम्म, सही। कोई आपसे यहाँ पूछना चाह रहे हैं मिस्टर प्रकाश के सर शूटिंग कब से जी। है? इस बात का जवाब तो शायद इस वक्त हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जी।
शूटिंग ऐसी चीज है जो कि बिना ह्यूमन कांटेक्ट के, बेसिकली हम सेट पर जाते के साथ ही सबसे पहला जो हमारा इंट्रोडक्शन होता है वो मेकअप आर्टिस्ट से होता है, जिनके साथ हमें बैठना पड़ता है, वो हमारे साथ में खड़े रहते हैं। और एक फिजिकल डिस्टेंस जो है वहां पे मेंटेन रखना इतना मुश्किल हो जाता है कि जब ये तमाम चीजें थोड़ी और ज्यादा नॉर्मल हो जाएं, अभी अभी तो काफी मुश्किल माहौल चल रहा है, तो इसके तहत तो ज्यादा जल्दी शूटिंग होती भी मुझे नजर नहीं आती है। हाँ। अभी वैसे शूटिंग के लिए कोई कोई डेट दी है एटलीस्ट जून के एंड तक, जो में हमें न्यूज आई थी कि जून के एंड से हाँ, मोस्ट प्रोबेबली शूटिंग शुरू हो जाएगी। कोशिशें तो हैं क्योंकि काफी बड़ा सेक्टर ऐसा है जो इस पे बहुत ही डिपेंड रहता है। बहुत सारे ऐसे वर्कर्स होते हैं जो शूटिंग में काम करते हैं। सेटिंग डिपार्टमेंट होता है, आर्ट डिपार्टमेंट होता है, स्पॉट डिपार्टमेंट होता है, टेक्नीशियंस होते हैं, पोस्ट और प्री में जुड़े हुए लोग होते हैं। तो एक सैकड़ों लोगों का, हजारों लोगों का एक हुजूम है जो उसमें काम करता है, तो उनका घर जो है वो चलाना उतना ही जरूरी है। तो शूटिंग रिज्यूम करने की जो कवायद है वो काफी जल्दी से जल्दी शुरू करने की कोशिश की जा रही है एसोसिएशन के जरिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो उन्होंने वक्त जो निर्धारित किया है उस पर चीजें शुरू हो सके। मैं खुद उसका हिस्सा हूँ, तो जाहिर सी बात है काफी लंबे समय से मैं खुद काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके एक एजाज तो मुझे भी है कि जल्दी हो जाए भाई। यहाँ पे जयशिखा अरोड़ा ये पूछ रहे हैं कि क्रेजिएस्ट एक्सपीरियंस ऑन द सेट ऑफ क्राइम पेट्रोल। क्राइम बहुत पेट्रोल सारे में हैं, कोई बहुत सारे हैं क्राइम पेट्रोल के क्रेजियस एक्सपीरियंस, और कुछ तो इतने क्रेजी हैं कि मैं इस वक्त बता भी नहीं सकता हूँ। लेकिन एक 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 जगह हम लोग शूट कर रहे थे, मुंबई के पास एक जगह है, मतलब मुंबई के सबब्स में ही गिना जाता है आज की डेट में, तो वो थाने में आता है, मीरा रोड। अगर हाँ आप हाँ अगर मुंबई से आप कंसर्न है आप तो मुझे हाँ, मुंबई में तो एक कोने पे छोड़ दे, मैं उस कोने पे पहुंच जाऊंगी। वेरी गुड, काश कि मैं ऐसा जद्दा के बारे में कह सकता। क्योंकि मैं ऐसे ही घूमती रहती थी और कोई ना कोई मुझे वापस होटल छोड़ देता था। ओके ओके, दैट्स कूल। पीपल वर वेरी वर वेरी तो गुड। हम, लटक लटक के मैं हाँ ट्रेन से जाती थी जाती थी एंड आई हाँ, एंजॉयड ट्रेन में दैट लटक के नहीं गए तो फिर बहुत मुश्किल है। या तो हम लोग मीरा रोड में शूट कर रहे थे, और एक एक जगह, एक स्पॉट से हमको दूसरे स्पॉट पे जाना था, और हम लोग अपनी वर्दी में थे। और वर्दी में जब हम लोग होते हैं तो प्रोडक्शन की जिम्मेवारी होती है कि हम लोग को बहुत ही संभाल के और बहुत ही बिल्कुल हम लोग एक्सपोज ना हो किसी पुलिस की, पुलिस डिपार्टमेंट से जितने भी लोग होते हैं, पुलिस वाले जितने भी होते हैं, उनके सामने ना पड़े, क्योंकि वो कंडक्टेड नहीं होता है वर्दी पहन के जो है वो घूमना। लेकिन हम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, और गाड़ी थी जो पुलिस में जो यूज की जाती है, वो व्हीकल थी। तो सामने एक एक बंदे ने शायद अपनी बाइक पे जो है वो रेड लाइट जंप की, उसने सिग्नल तोड़ा, और पुलिस वाले भाई साहब जो थे उन्होंने रोक लिया। अब उनकी कुछ बातचीत ऐसी चल रही थी जहाँ पे शायद वो किसी एक मुहादे पे पहुंचना चाह रहे होंगे, कहना मुश्किल है, इट्स जस्ट एन आइडिया। और हम लोगों की जैसी गाड़ी वहां पर आके रुकी, और हम लोग वैसी जगह ढूंढ रहे थे कि हम लोग को कहाँ पहुंचना था, फोन पे बात हो रही थी, हाँ हाँ इधर आ जाओ, हाँ हाँ उधर आ जाओ। जैसे हम लोग वहां पे आकर रुके तो कांस्टेबल साहब थे, उन्होंने देखा, उनको लगा कि अफसर लोग आ गए। उन्होंने उन्होंने जो बाइक वाला था उनको वापस उनका चल वो दिया, लाइसेंस दिया, और उनसे कहा आप जाओ, अभी अफसर लोग आ गए। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर उनको लगा कि उनको समझ में आया कि ये शूटिंग के लोग हैं, तो फिर देखा अच्छा चलो ठीक है, चीजें होती हैं। हमारे बीजेएम एंटरटेनमेंट के जो हैं जो इस शो में हमारे साथ जुड़े हैं, तो वो जी, ये पूछ रहे हैं कि आजकल आपको कौन मैनेज कर रहा है। आप ही कर रहे हैं सर, आप भूल गए। जी जी। और आजकल तो मुझे मैनेज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो मैं बिल्कुल अनमैनेज्ड घूम रहा हूँ अपने घर के चार दीवारों में बस। आप जो कहेंगे जैसे कहेंगे वहां पर मौजूद, कोई टेंशन नहीं। और आप हमें बताएं आपके फेवरेट डायरेक्टर को एक्टर कौन है। मेरे फेवरेट डायरेक्टर जिनके साथ मैंने काम किया है या जिनके साथ मैं काम करना चाहूंगा? दोनों। दोनों। सबसे पहले जी, सबसे पहले सबसे पहले वो बताएं जिनके जिनके साथ आपने काम किया है, और फिर बताएं जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं। मैंने जिनके साथ काम किया है, क्राइम पेट्रोल के अलावा भी मैंने काफी काम किया है, जिसमें मैं समझता हूँ कि अब तक मुझे सबसे ज्यादा काम करने में जो मजा आया है वो तिग्मांशु धुलिया जी हैं। उनके साथ मैंने एक टेलीविजन सीरीज की थी, एक चाबी पड़ोस में, और एक उनके साथ एक फिल्म की थी, शागिर्द। तो उसमें काफी लर्निंग एक्सपीरियंस रहा। मैं काफी धुरंधर जिन्हें कहना चाहिए एक्टर्स जो हैं
एनएसडी के पास आउट्स और बहुत सारे ऐसे अजीम फनकार फिल्म इंडस्ट्री के, जैसे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब, जिनसे पहली बारी मेरा मिलना पॉसिबल हो पाया उस वक्त, और जिनसे मैंने काफी कुछ सीखा, एक्टिंग के गुर सीखे, अपने आप को एनहेंस किया एज अ पर्सन। काफी मैं सीख पाया उन लोगों के एसोसिएशन की वजह से। तो वो एक मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं। मैं चाहूंगा उनके साथ कभी वापस मुझे ऐसा मुमकिन हो सके कि मैं उनके साथ काम कर सकूं। बाकी सीपी की जहाँ तक बात है, तो यहाँ पे जो जितने भी डायरेक्टर्स हैं, वो मेरे लिए सिर्फ डायरेक्टर्स नहीं है, बड़े अच्छे करीबी दोस्त बन चुके हैं आज की डेट में। तो एक दोस्त, 5 दोस्तों में से एक दोस्त को चुनना मेरे लिए जरा सा मुश्किल है, क्योंकि एक को चुना तो वो 4 जो हैं वो गालियां देंगे, मारेंगे। और आपके फेवरेट को स्टार? मेरे फेवरेट को स्टार्स, मेरे जितने भी ऑफिसर जो मेरे बनते हैं, पीआई जितने भी बनते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर जिनको कहा जाता है, जैसे कि संजीव त्यागी जी हैं, निसार खान साहब हैं, और राजेंद्र सिसेटकर साहब हैं, गुलशन पांडे जी हैं। ये सब जो है मेरे बड़े ही चहेते दोस्त हैं। बहुत ही इनके साथ काम करने में ना सिर्फ मजा आता है, बल्कि आफ्टर द शूट भी हम लोग काफी हैंग आउट करते हैं, एक दूसरे के घरों में जाते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं, गपशप करते हैं। तो बड़े मजे के लोग हैं, बहुत ही इंस्पिरेशनल लोग हैं, और जाहिर सी बात है मुझसे सीनियर हैं, तो मुझे काफी कुछ उनसे सीखने को भी मिलता है। तो आज जितना भी मैं थोड़ा बहुत सीख पाया हूँ और अभी भी जो सीख रहा हूँ, वो उन्हीं के साथ का ही नतीजा है, मैं ये कहूँगा। तो ये सभी मेरे फेवरेट हैं। मैंने सेट पे ना ऐसे ऐसे देखे हैं, खासतौर पे लेडीज में ये होता है कि एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहती, बात तक नहीं करती, लेकिन फौरन वो एक्टिंग के फॉर्म में आ जाती हैं। और जैसे बहुत फिल्म के रोल में दो पक्की सहेलियां, एक दूसरे की राजदार। जी। और बिहाइंड द सीन जो चल रहा होता है। जी जी जी। तो या मेरे ख्याल में मेल एक्ट्रेस में मैंने ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया अब तक। आपके ख्याल में ऐसा होता है मेल ऑब्जर्व में? श्रीदेवी और क्या नाम था, जया जया प्रदा, इनके जयप्रदा। दरमियान बड़ी जयप्रदा। जया प्रदा जी, सॉरी। तो वो जो है ना, नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही कहा, जयप्रदा जी, हाँ। जी प्रदा जी, वो दोनों तो सारे मेरे ख्याल में सारी जिंदगी उन्होंने बात नहीं की एक दूसरे से। आखिर में थोड़ा उनकी कुछ बनी थी, सेट पे बात नहीं करती थी वो एक मेरे दूसरे से। हाँ, एक्चुअली मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही पर्सनलाइज्ड बात होती है। बाज लोग ऐसे भी होते हैं, जो मियाँ बीवी होते हैं, जो एक दूसरे से सालों तक बात नहीं करते हैं, कि घर में रहते हैं। हाँ। हम तो फिर भी वो एक्टर्स हैं जो कुछ घंटों के लिए साथ में होते हैं, काम करते हैं। मेरा मानना ये है कि जो सफर एक दूसरे के साथ बीत रहा है, वो खुशी के साथ और बहुत ही आपसदारी के साथ बीते तो उतना ही अच्छा होता है। और कहीं ना कहीं वो एक मैं इस बारी किसी भी फेमिनिस्ट से मार नहीं खाना चाहूंगा कुछ भी औरतों के खिलाफ बोल के, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि हाँ, एक मेल साइकी होती है हमें, ब्रदरहुड जो है वो बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कि जिनका मैं बिल्कुल भी यहाँ पे एडवर्टाइज नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कुछ आदतें होती हैं जो हम लोग साथ में खड़े होकर कर लेते हैं। जैसे चलो भाई सिगरेट पीने का मन कर गया, चलो भाई चाय पीने का मन कर गया, चलो भाई पान खाने का मन कर गया। तो अल्लाह तौबा है, ऐसा करना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन फिर भी कि ये तमाम ये जो आदतें होती हैं, ये फिर वो एक छोटा सा ना एक बॉन्ड बना देती हैं आपके बीच में। फिर अगर थोड़े बहुत वो भी हो जाते हैं, कुछ मनमुटाव भी हो जाते हैं, तो वो एक टाइम के बाद फिर धुल जाते हैं, कि फिर समझ जाता है सामने वाला भी कि चलो यार ठीक है, जाने दो बात को, कोई कौन बात कहता है कि नहीं। ऐसा बहुत मुलाकात नहीं होती, कौन कहता है कि मुलाकात नहीं होती, रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती। बात नहीं होती, बिल्कुल सही बात, जी। बिल्कुल। यहाँ पर कोई ये पूछना चाह रहा है आपसे कि लॉकडाउन में घर पे खाना कौन बनाता है, और क्या आप खुद बना रहे हैं? मेरे ख्याल में आप ये जो पूछना चाह रहे हैं, ये आपको शायद कुछ खाना बनाने की सर्विसेज तो नहीं देना चाह रहे? नहीं, खाना बनाने की सर्विस नहीं, ये आजमाइश है मेरी, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले जो है वो एक रेसिपी जो है शेयर की थी लोगों के साथ, और काफी लोगों ने अच्छा। उसका बहुत ही लुत्फ उठाया, उसको अपने घरों में बनाया, मेरे साथ शेयर भी किया। वो कुछ अंडे का हलवा था। अगर आपको कभी इंटरेस्ट हो तो आप जाके देख सकते हाँ हैं मेरे हाँ। YouTube पे, बहुत ही आसानी से बनने वाली हाँ रेसिपी है। हाँ। और हाँ, मेरा एक इंक्लिनेशन रहा है हमेशा से खाना बनाने की तरफ को। मैं जब छोटा सा था तो मम्मी के पास जो है वो किचन में जाके खड़ा रहता था, देखता रहता था। मुझे बड़ा मजा आता था कि कुछ रॉ चीजों को लेके और उसको एक एक प्रोसेस के जरिए जो है वो खाने लायक बना दिया जाता है, इतना महकदार बना दिया जाता है, इतना खुशबूदार हाँ। बना दिया जाता है, और इतना खूबसूरत भी बना दिया जाता है टाइम्स। तो वो उसने मुझे हमेशा से इंट्रीग किया, और लेटली मैंने उस पैशन को इतना डेवलप किया कि मैंने बहुत सारी नई रेसिपी सीखी, बहुत सारे इंडियन कुजीन्स को मैंने के बारे में पढ़ा, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स मैं अपने किचन में करता रहता हूँ। लेकिन हाँ, कमिंग बैक टू इस क्वेश्चन,
कि इस वक्त घर पे कौन खाना बना रहा है, तो भाई मैं अभी दिल्ली आ गया था लॉकडाउन से पहले, और यहाँ पे मैं अपनी मदर के साथ हूँ। और जब वो होती हैं घर में मौजूद, तो उनके किचन में किसी का भी हमला जो है वो मुमकिन नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ जहां तक हाँ भी हो सकता है मैं उनकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। हाँ हाँ। आप, मुझे लगता है कोई फिर कुकिंग शो भी होस्ट आपने करना चाहिए अगर ऐसा है तो। नहीं? हाँ, मैंने सोचा तो था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिलहाल ये लॉकडाउन आ गया, वरना इंशाल्लाह मैं इस वक्त तक शुरू कर चुका होता है, ऐसा मेरा मानना है। पर अच्छा। हालात जैसे ही बदलेंगे और ठीक होंगे, मैं इंशाल्लाह जरूर से राह रास्त पे लाने की कोशिश करूंगा। हाँ हाँ। ओके। और यहाँ पर किसी ने ये पूछा है कि इफ यू हैड एक्सेस टू द मशीन, टू द टाइम मशीन, वेयर एंड व्हेन वुड यू लाइक टू गो? माय फेवरेट क्वेश्चन। हाँ हाँ। मैं आमतौर पे अपने स्कूल को देखता हूँ, अपने बचपन को देखता हूँ, अपने सपनों में मेरी बहुत सारी चीजें जो है वो अधूरी रह गई शायद बचपन की, जिन्हें मैं देखता हूँ तो पूरा करने की ख्वाहिश आती है। मैं अपने बचपन में वापस लौटना चाहूंगा, वो 80s का और 90s का जमाना वापस से देखना चाहूंगा। तो मुझे बहुत ही याद आती है अपने बचपन की, तो जाहिर सी बात है मैं अपने घर में वापस अपने टाइम मशीन के जरिए अपने बचपन में लौटना चाहूंगा। And most memorable role or act? मोस्ट मेमोरेबल रोल, Hmm. मैं जब मुंबई आया था, आई जस्ट इलेबोरेट ऑन दिस वन बिकॉज ये बहुत जरूरी है बताना कि मेरी शुरुआत में मेरे साथ थोड़ा सा क्या हुआ था जिसकी वजह से मेरे लिए वो रोल इतना मेमोरेबल क्यों बना। मैं जब मुंबई आया था तो मैं ज्यादा किसी प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ नहीं आया था, और मैंने थिएटर भी बड़ा बड़ा नाम किया था। Hmm. तो मैं जब यहाँ आया और मुझे फर्स्ट ब्रेक जब मिला, कुमकुम एक सीरियल आता था स्टार प्लस पे दोपहर के वक्त, या मैं देखती थी, जी जी। आप देखती थी तो जी। मुझे नहीं लगता आपको याद होगा, मैं उसमें आया था थोड़े से वक्त के लिए। नहीं, मुझे याद है। काफी अच्छा ट्रैक था। अच्छा, आपको याद है? अरे वाह। जी। एंड आई मस्ट अप्रिशिएट योर मेमोरी बिकॉज मैं बहुत ही कम टाइम के लिए आया था एज कम्पेयर टू द होल टोटलिटी ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द शो। तो उस शो में मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि मेरा कभी भी कैमरे से इत्तेफाक नहीं हुआ था, सामना नहीं हुआ था। तो उसमें मुझे बड़ी गालियां सुनने को मिली। मुझे जो है वो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि भाई मैं वाकई में एक्टर हूँ भी या नहीं। मतलब एक्टिंग आती है कि नहीं आती है, मैं खामखा इधर उठ के तो नहीं आ गया, वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ अपना टाइम, अपना पैसा, अपना अपना जवानी का वक्त। अ, फिर कुछ लोगों ने शायद पता नहीं कुछ देखा कि क्या हुआ, उसी प्रोडक्शन में मुझे कहीं फिर एक बारी और एक ऑडिशन के लिए बुलाया गया, और उन्होंने बहुत ही अ, तसल्ली से मुझे आराम से बिठाया, मुझसे कुछ बातें की। मुझे अभी भी उनका नाम याद है, विजय रावल साहब नाम था उनका, प्रोडक्शन में थे वो उस वक्त। एंड आई स्टिल ओ अलॉट टू हिम बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस दैट ही शोड इन मी। तो उसके हम्म। बाद मुझे उन्होंने उन्हीं के ही प्रोड्यूस किया हुआ एक सीरियल दिया था, सिद्धांत, स्टार वन उस टाइम पे नया एक सीरियल चैनल लॉन्च हुआ था। सिद्धांत में मेरे 2 सीन थे समीरा जी, हम्म। और वो 2 सीन्स में मैं उन्हें बहुत पसंद आया था, और वहां मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ था, मैं आज तक वो ना 2 सीन भूल पाया हूँ, और ना ही मैं उस रोल को भूल पाया हूँ। मुझे मेरे लिए वो बहुत ही मेरी मतलब टर्निंग पॉइंट जिसे कहते हैं, वो वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ में। तो इट वाज अ मेमोरेबल एक्ट। हाँ हाँ। और अभी अगर दोबारा से आपको कोई रोल करने की इच्छा है तो वो कौन सा रोल होगा? दोबारा से मुझे या। रोल करने की इच्छा अगर मुझे कोई दी जाए, तो मैंने तिग्मांशु धुलिया साहब के साथ ही मैंने कॉमेडी का एक ट्रैक किया था। मुझे कॉमेडी हम्म। बहुत पसंद है। हम्म। हंसाना लोगों को बहुत मुश्किल होता है अपने एक्ट हम्म। के जरिए खास करके। और बहुत ही सीरियस लोग होते हैं ये जो कॉमेडियंस होते हैं बेसिकली। मैं हाँ। कॉमेडियन नहीं हूँ, आई कांट कॉल माई सेल्फ कॉमेडियन, बट आई एम एन एक्टर। बट मुझे वो कॉमिक रोल करने में बड़ा मजा आया था, और मैं चाहूंगा अगर कभी वापस ऐसा हो तो मुझे वो रोल मुझे मिल सके और मैं उसे कर सकूं, कॉमेडी में कुछ भी कर सकूं। अच्छा, हमने अब तक जितने कॉमेडी रोल्स वालों से बात की है तो वो उनको ये शिकायत है हमें सिर्फ कॉमेडी दे देते, सीरियस नहीं देते, एंड वी वांट टू डू द सीरियस रोल। और आप सीरियस करते हैं तो आपको कॉमेडी चाहिए। ये हर एक्टर की भूख है, ये इससे तो कोई भी नहीं बच सकता। हम्म। और मेरे ख्याल में बहुत ही कम ऐसे कंटेंटेड एक्टर्स होंगे जो ये कहे भाई हमने तो सब कुछ कर लिया, हमें कुछ करना बाकी नहीं है। शायद बच्चन साहब के अलावा कोई ऐसा एक्टर होगा भी नहीं इंडिया में इस वक्त जिंदा जो ये कह पाए। लेकिन ये जो क्रॉसओवर होता है, एक्टिंग एक्टिंग की जो प्रोग्रेस होती है आपके अंदर, जो भूख होती है उसे सेटिस्फिएट करने के लिए,
आप नए रोल्स को जो आपने कर लिया उसके अलावा नए रोल्स को एक्सप्लोर करने की चाहत आपके अंदर एज एन एक्टर वो बनी रहनी चाहिए। वही या आपको एक्टर बना के रखता है। वरना फिर आप वही हो जाते हैं और फिर आप ना ग्रो कर पाते हैं ना फिर कुछ नया डिलीवर कर पाते हैं। भूख खत्म हो गई तो फिर खाना सामने रखने का कोई मतलब ही कोई मेमोरी है आपकी किसी फैन के साथ, या आपके कोई फैन ही है? उन्होंने पूछा है, असमी। नहीं। जी। असमी, ये तो कहीं इन्हीं की कोई मेमोरी होगी आपके साथ जब ये ऐसे पूछ रही है। कोई फैन की आपकी बाखुदा कोई मुझे याद मेमोरी? नहीं है ऐसी कोई मेमोरी अस्मी जी के साथ। लेकिन लेकिन मेमोरी फैंस के साथ काफी सारे फैंस का मुझे एक्चुअली सच बताऊं तो बहुत ही मैं नादिम हो जाता हूँ ऐसी बातें करते हैं। मुझे बहुत ही आई डोंट नो व्हाट क्रीप्स इन मी मैं ऐसे अपने बारे में बताऊं बट सिंस आई एम हियर टू रिवर्ट टू द क्वेश्चंस। एक एक जनाब हैं शायद बंगाल से हैं। बंगाल से हाँ बंगाल से ही हैं। उन्होंने मुझे बहुत दिनों तक बहुत सालों पहले की बात है जब ये शो जो है वो अपनी मकबूलियत की परवान पे आना शुरू हुआ था। तो वो मुझे बोलते थे कि आप दादा हो। मेरे दादा बंगाली में बड़े भाई को बोलते हैं। तो उसमें वो कहा करते थे कि भाई आप आपको मैं बहुत मानता हूँ और मुझसे बात कीजिए। एक आध बारी मैंने उनसे मैसेजेस के जरिए बात भी की। और एक दिन उन्होंने मेरे he made me he swept me so bit surprised by showing me one corner of his room जहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा एक मुझे बोलते हुए भी बड़ा अजीब लग रहा है अल्लाह माफ करे। उन्होंने एक मंदिर लगा रखा था जिसमें उन्होंने मेरी तस्वीरें लगा रखी थी कुछ एक्टर्स के ओके, साथ। जबरदस्त। वो मेरे लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट भी था और मैंने कहा कि यार भाई मुझे इस गुनाह का हिस्सेदार मत बनाओ। आप मुझे पसंद करते हो बहुत अच्छी बात है बट ऐसा ऐसा जुल्म ना करो। शुक्रिया बहुत अच्छा, बहुत। अभी आप ना जैसे वर्दी पहनते हैं आजकल, तो इस तरह की वीडियोस आ रही ना जो वर्दी वाले मार रहे हैं खूब लॉकडाउन में लोगों को। पिटने तो वाले काम करेंगे तो पीटेंगे तो है ही। बंद इस रहो तरह घर में अपने। के तो अभी आप क्राइम पेट्रोल में हैं, आगे कैरी ऑन कर रहे हैं ना, आपकी शूटिंग्स वगैरह वहां पे चल रही हैं? हाँ फिलहाल जब तक शूटिंग्स चल रही थी तब तक मैं क्राइम पेट्रोल का जो एपिसोड जो था वो शूट कर रहा था। तो शूटिंग खत्म होने के बाद मेरा लास्ट एपिसोड टेलीकास्ट होके गया। तो अब जब रिज्यूम होगा तो इंशाल्लाह क्राइम पेट्रोल की शूटिंग भी रिज्यूम होगी और लेट्स सी हाउ इट हाँ टेक्स हाँ। आफ्टर दैट। और भी कुछ नए प्रोजेक्ट्स थे जिसके बारे में बातचीत चल रही थी लेकिन अभी सब स्टॉल पे हैं। उनको भी वक्त लग सकता है। तो अभी तो कुछ भी कहना मुश्किल है कि कौन सी चीज कब आएगी। हाँ। कोई कह रहे हैं हम मर्डर प्लान कर रहे हैं, आप केस सॉल्व करें। मर्डर प्लान करने पे थोड़ी ना केस सॉल्व होता है। मर्डर करने के बाद केस सॉल्व होता है। तो आप जब तक मर्डर वर्डर करें तो वो फिर ये आएंगे जब तक ये लॉकडाउन भी खुल जाएगा। हाँ इसका यही क्योंकि जवाब है। मर्डर रोक दिया तो फिर हमारा काम ही खत्म हो गया। उसके बाद ही आना होता है ना पुलिस में तो। जी। अच्छा, इंडस्ट्री को क्या नुकसान हुआ है इस लॉकडाउन से? और कुछ पॉजिटिव बताइए, इसके कुछ नेगेटिव बताइए। लॉकडाउन में टोटलिटी में काफी नुकसान हुआ है। जान माल का नुकसान तो हुआ ही हुआ है। साथ ही साथ जो जो एक ऐसा तबका था जो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को हर दिन कमा के सस्टेन करता था उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और वो बहुत बड़ा तबका है खास करके हिंदुस्तान जैसे मुल्क में। अम, जिन जिनके लिए आप जितना भी करें इस वक्त वो कम है। और इंडस्ट्री में भी एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो उसी तबके को बिलोंग करता है। वो लोग रोजाना काम पे आते हैं रोजाना काम करते हैं रोजाना की दिहाड़ी जिसे कहते हैं हिंदी में वो कमाते हैं और अपने घर का खर्चा चलाते हैं अपने गांव में भेजते हैं बीवी बच्चों को पालते हैं अपने बूढ़े माँ बाप को पालते हैं। तो वो एक नुकसान पता नहीं वो लोग इस वक्त कैसे सरवाइव कर रहे होंगे। बस अल्लाह ताला उन सबके ऊपर अपनी रहमत रखे और जल्द से जल्द जो है वो लॉकडाउन खुले। और जहाँ तक पॉजिटिव एस्पेक्ट का सवाल है इस लॉकडाउन का मैं समझता हूँ कि मैं अपनी अगर बात करूं तो एक वक्त ऐसा मिला जब आप थोड़ा सा रुक के थोड़ा सा थम के कहते हैं ना कि गहरी सांस लो जरा अपने आसपास देखो जरा देखो कहाँ भाग रहे थे और क्यों भाग रहे थे किससे भाग रहे थे किसके लिए भाग रहे थे। मैं आज वो वक्त मैंने कई सालों के बाद अपनी वालदा के साथ बिताया है जो मैं इतने सालों में नहीं बिता पाया। मैं आता था इनके पास कुछ दिन की हाजिरी लगा कर जो है वो चला जाता था।
तो अब इनके साथ यहाँ पर इस वक्त गुजारने के बाद समझ में आ रहा है कि आज इनकी क्या ज़रूरतें हैं, इन्हें क्या एक्सपेक्टेशंस हैं मुझसे, और अब इस दौर में अपनी ज़िंदगी के अपनी उम्र के इस दौर में वो तमाम चीज़ें इनके लिए क्या मैटर करती हैं, मेरी मौजूदगी क्या मैटर करती है। तो ऐसे ही शायद कई लोग जो अपने घरों में अपने घर वालों के साथ इस वक्त लॉकडाउन में अपने घरों में लॉक्ड रहे होंगे, तो उन्हें ये हो सकता है बहुत सारे मनमुटाव हों जो धुल गए हों, हो सकता है बहुत सारे कलेश हों जो खत्म हो गए हों, हो सकता है बहुत सारे कलेश बन भी गए हों जो नहीं थे। तो वो डिपेंड करता है कि आप इस लॉकडाउन को कैसे ले रहे हैं। मैंने तो बहुत कुछ सीखा, मैंने नई स्किल्स और नई हॉबीज की तरफ अपना ध्यान जो है वो डाइवर्ट करने की कोशिश की। मैंने लिखना शुरू किया, जो मैं लिखता था पहले एक लंबे टाइम से, मैंने लिखना बंद कर रखा था इसी इन्हीं तमाम दौड़ भाग की वजह से। और इस बीच में मैंने दो दो ऐसी एक सीरीज बनाई अपने क्राइम पेट्रोल के साथी कलाकारों के साथ। लॉकडाउन सीरीज का नाम भी लॉकडाउन ही था, मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे भी है वो। और लोगों ने इसे काफ़ी पसंद किया और काफ़ी मैसेजेस आते हैं अभी भी कि आप पार्ट 3 भी बनाइए। वो तो मुझे पता नहीं वो मुमकिन कैसे होगा, लेकिन इसके अलावा एक और मैंने विजुअलिस्टिक फिल्म बनाई थी इसी दौरान, घर में लिखी, घर ही में एडिट की। तो इन तमाम चीज़ों ने मुझे ऑक्यूपाई रखा, और वो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी था, बजाय इसके कि मैं अपना वक्त जो है वो सर धुनते हुए बिताऊं कि भाई कब होगा खत्म, कब होगा खत्म। जिसको जब चीज़ खत्म होनी होगी वो तो होगी, बट फिलहाल मैं अपना वक्त जो है वो किसी ना किसी तरीके से क्रिएटिवली बिता सकूं। ये मेरी कोशिश थी। और कितनी प्यारी बात है कि इस दफा आप अपनी वालदा के साथ हैं, अपनी मदर के साथ हैं, और इस दफा मदर्स डे भी था, राइट? जी जी। और देखने वाली बात यह है कि मदर्स डे पे उन्होंने जब मैं बना रहा था मदर अर्थ के ऊपर ही मेरा एक पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन मैंने तैयार की थी, विजुअल डॉक्यूमेंटेशन। उसमें एक पार्ट मेरा प्रीफेस का था, जो मेरे पास मेरा ट्राइपॉड जो था उसका वो कुछ हिस्सा खराब हो गया, तो मैं उसके साथ शूट नहीं कर पा रहा था। तो मैंने अपनी मदर को जो है वो कैमरा दिया, मैंने कहा आपने कुछ नहीं करना, आपने बस खड़े रह के इसको ना पकड़े रहना। तो उसके बाद उन्होंने शूट किया, मैं इधर उधर कुछ, तो भी फिर मैंने उसको एडिट करने के बाद उनको फाइनली दिखाया कि ये हमने शूट किया था, आपने देखो ये दिन में आपने किया था, शाम तक मैंने उनको एडिट करके दिखाया। तो उनको काफी अच्छा लगा। तो मैंने कहा ये आपने शूट किया है, देखो आप भी कर सकती हो। बड़े उनको भी मजा आया कर ऐसा है। हमने रियांका का चंदा का इंटरव्यू किया था मदर्स डे में। वो कह रही हैं अब मैं इस शो के बाद क्राइम पेट्रोल जरूर देखूंगी। शी इज एन एक्ट्रेस। तो ओके, वो नीचे आपके लिए दैट्स कमेंट नाइस, देख रहे हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच। ये मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आपके घर वालों की तरफ से जब आपने एक्टर बनने का फैसला किया, उनको बताया होगा मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो उनका क्या रिएक्शन था इस बारे में? बस जूते मारने से छोड़ दिया था मुझे, बाकी तो सभी कुछ था। लेकिन एक हद तक मैंने भी अपना स्टबर्ननेस जो है वो कायम रखा। और मुझे समझ में आता था कि मैं शायद ये कर सकता हूँ, मैं मतलब मेरे अंदर है ये, मैं इसको एक बार ही तो ट्राई करके देखूंगा। और फिर वही बात कहूंगा कि मेरी लाइफ में कुछ फिलोसफीज रही हैं, और ये हमेशा से था कि भाई इंसान को जिस चीज में उसका यकीन है उसको एक बार ट्राई कर लेने दो, एटलीस्ट आगे चल के दिलो दिमाग में वो एहसास ना रह जाए कि यार काश किया होता, वैसी वाली बात। पर मैं जरूर कहूंगा कि मेरे मेरे वालिदैन ने, मेरे मॉम एंड डैड ने काफी सपोर्ट किया ऑल थ्रू आउट दिस पीरियड। काफी उन्होंने चीजें बर्दाश्त की, मुझे वक्त दिया, मेरे साथ जो है वो अपनी मुश्किलात को छुपा के और अपनी तमाम चीज़ों को अपने तक महदूद रख के, मुझ तक ना पहुंचाते हुए वो तमाम चीज़ें, क्योंकि मैं मुंबई में अलग तरीके से स्ट्रगल कर रहा था। तो वो उन्होंने काफ़ी बिल्कुल, उनकी दुआएं तो रही, साथ ही साथ उनका ये सपोर्ट ना होता तो नहीं हो पाता मेरे से, बिल्कुल नहीं हो पाता। तो बहुत बड़ा हिस्सा रहा है उनका, बहुत ही बड़ा हाथ रहा है। और वो हमेशा से, हर किसी के माँ बाप तो यही चाहते हैं कि भाई एक अगर पढ़े लिखे हो, इतने पढ़ लिखे हो तो एक अच्छी जॉब कर लो, और अगर खानदानी कोई बिजनेस है तो वो संभाल लो। यही एक सोच होती है, फिर सेटल हो जाओ, शादी वादी कर लो, बच्चे करो, फिर बुढ़े होके मर जाओ। तो लेकिन मैं जरा सा मुख्तलिफ सोचता था, उसकी वजह से कई कई बार सुनने को भी मिला है कि तू पता नहीं हमारा ही बेटा है कि किसी और का। वीडियो बीच में चला गया था। हाँ, चला गया था जी। आप बता रहे थे तो कि यही सबकी सोच होती है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो खानदानी तो वो संभाल लो। हाँ, या तो वो भी मुझसे यही तवक्को रखते थे, और वो गलत भी नहीं है शायद। लेकिन मैं भी अड़ा रहा, थोड़ा सा परेशान किया मैंने उन्हें, फिर समझा उन्होंने फाइनली। कभी कभार चिढ़ भी जाते थे कि भाई
क्या है ये सब, क्यों लगा रखा है, ये सब हमने हमारे खानदान में कभी नहीं किया किसी ने। हम्म। अब सही। देखते हैं, कभी कोई आता है तो कभी कभार बताते हैं कि हम फलां जगह गए, तुम्हारा शो चल रहा था, तो देख रहे हो तुम्हारा सीन आ रहा था, तो वैसे बोल दिया कि हमारा बेटा है। तो मैं अच्छा फिर, तो हाँ नहीं, फिर हमारी तस्वीरें खींचने लग गए वो लोग। हम्म। तो देखा, अभी अब कैसा लगता है आपको, तो कहते हैं नहीं अभी ठीक है, ठीक है, अभी जितना करना था कर लिया ना, वापस आ जाओ। सही। यहाँ पर आपके एक फैन आपसे पूछना चाहते हैं, किरण, कि डज टेक्नोलॉजी सिंप्लीफाई लाइफ और मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड? आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू यूज इट और हाउ यू टेक इट। आपके पास एक एंड्रॉइड फोन है जो एक बहुत ही बढ़िया चीज है, फ्री का डेटा आज की डेट में काफी सारी कंपनीज देती हैं, या फिर बहुत ही सस्ता डेटा देती हैं, बहुत ही अच्छी बात है। अब आप उस पे फिजूल के वीडियोस देखकर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, या फिर आप उसमें कुछ अपनी कलाकारी दिखा रहे हैं, या आप कुछ स्किल सीख रहे हैं, या आप कुछ नई चीज अपने अंदर जो है वो अब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये आपकी चॉइस है। टेक्नोलॉजी इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, बट इट कुड बी drastically damaging if you really allow it to do so। जैसे कि एक न्यूक्लियर एनर्जी है, आप उसका बॉम्ब भी बना सकते हैं और आप उससे पावर भी बना सकते हैं, सस्ता पावर। ट्रू। अच्छा, यहाँ जैसे सऊदी अरबिया के बारे में आपका क्या ख्याल था कि सऊदी अरबिया कैसा होगा? लोग टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है या स्टिल कैमल ओरिएंटेड है? कहते हैं ना, कैमल राइडर्स बोलते हैं हम लोगों को। जी जी जी। तो आप बताइए अम, कि। सऊदी अरेबिया में मेरे जाने का कभी मौका नहीं लगा, लेकिन हाँ मैं गल्फ में अमीरात से जरूर गया हूँ, दुबई गया हूँ 2 बारी। और मेरी कभी भी मेरा मानना नहीं रहा कि वहाँ पे अभी भी जो है वो, जैसे कि काफी सारे वेस्ट वर्ल्ड में शायद ऐसी सोच होती होगी लोगों की कि इंडिया में हर कोई जो है वो हाथियों पे चल रहा है, और मिडिल ईस्ट में हर कोई जो है वो ऊँटों पे चल रहा है, बट ऐसा नहीं है। अ, बहुत ही नेचुरल रिसोर्सेज के साथ ब्लेस्ड है सऊदी अरब। इसमें से हम जानते हैं कि जो नेचुरल ऑयल है, नेचुरल गैसेस हैं, वो एक बहुत ही इफेक्टिवली उन्होंने अपने तरक्की के लिए, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए काफी अच्छे से यूज किया है। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि जहाँ पे बात आती है, अ, खास करके जो जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वहाँ पे, जहाँ पे औरतों को बढ़ावा देने की बात आती है, अब जो कवायदें जो है KSA में जिस तरीके से की जा रही हैं, इसका जीता जाता एग्जाम्पल आप हैं। और मैंने जहाँ तक आपके बारे में पढ़ा, जाना आपकी वेबसाइट के जरिए और आप बाकी तमाम जर्नल्स के जरिए, तो एक बहुत एग्जाम्पलरी बात है और बहुत ही आइकॉनिक बात है कि ये तमाम जो बदलाव जो आ रहे हैं, जो प्रोग्रेशन जो आ रहा है, वो बहुत ज्यादा जरूरी। माफ कीजिएगा, अभी अभी अफ्तार किया है तो बीच बीच में आई माइट टेक सम बर्प गैप्स, सॉरी, हम बट भी इफ्तार के बाद चाय चाय पी रहे हैं। जी। हाँ वही। जी। तो ये बिल्कुल है, और इसे और आगे बढ़ना चाहिए। और मेरे ख्याल से आप जैसे लोग जो हैं वो इस चीज के टॉर्च बेरर हैं, जिनको देख के बाकी लोगों को इंस्पिरेशन आती है, ना सिर्फ सऊदी अरब में बल्कि उन तमाम जगहों पे जहाँ पे आज तक जो है वो बहुत ही रेग्रेसिव तरीके से विमेन को ट्रीट किया जा रहा था। या बहुत मुश्किल थी ज़िंदगी। और हम उस लाइफ का, क्योंकि मेरा जर्नलिज्म से ताल्लुक था, और उस टाइम पर हम लोग ज़रा मतलब इतना ज़्यादा सामने नहीं आती थी। मेरे ख्याल में मैं जी। अकेली, बहुत सारे आदमियों में अकेली फीमेल होती थी, एम्बैरेसमेंट भी होती थी शुरू शुरू में। एंड हो सकता। उस दौर पे भी मैंने एक फिल्म बनाई है, और एज ए जर्नलिस्ट जो जो मैंने उस दौर में देखा है, वो अगर मैं नहीं बताऊंगी तो शायद फिर कभी दुनिया को मालूम नहीं होगा, तो वो फिल्म आएगी। बिल्कुल अभी बिल्कुल। हमारी एक और अभी फिल्म की शूटिंग थी जो कोरोना की वजह से वो फिल्म अभी रह गई है, तो वो आगे हम उसकी भी शूटिंग स्टार्ट करेंगे। और कुछ बॉलीवुड के प्रोजेक्ट्स भी हैं हमारे, तो बॉलीवुड और माशाल्लाह। सऊदी अरेबिया दोनों जगह शूटिंग होगी। वेरी सिनेमा गुड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यू हैव टू टेल योर स्टोरीज। आप कैसे अपने बारे में लोगों को बताओ आज के जमाने में, तो ये चीजें आर्ट फिर। ने हमेशा ही वर्ल्ड हिस्ट्री में अपना मुकाम बना के रखा है, और आज की डेट में सिनेमा एक बहुत ही बड़ा आर्ट है जो बहुत ही ग्लोबल है, रीचेबल है लोगों के लिए। आज ये जैसे कि जमाने के इनकलाबात होते हैं, उस लिहाज से आज आज का जो इनकलाब है वो सिनेमा का इनकलाब है। आप उसके जरिए बहुत सारे लोगों को मुतासर कर सकते हैं, लाइफ चेंजिंग डिसीजंस जो है वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं। और ये जो खास करके जिस तरीके से आपने बताया क्रॉस ओवर सिनेमा की अगर बात की जाए, इसे अगर वर्ल्ड पीस और इन तमाम चीज़ों से भी अगर सोचकर देखा जाए, जोड़कर देखा जाए, जिसके बारे में हमारे राजनेता जो हैं वो
यूएनओ में जाके अपने समिट्स में काफी सारी बातें और चर्चाएं करते हैं, लेकिन अगर रूट लेवल पे उसके ऊपर काम करना शुरू करें तो सिनेमा का एक बहुत ही अनइग्नोरेबल पार्ट है जो वो प्ले करता है। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी very wise decision to do something in a field like this. Plus, it's a very brave decision as well. So I must appreciate you for that. थैंक यू। दुबई में तो ड्राइव सिनेमाज आजकल से खुल गए। ड्राइविंग ड्राइविंग हाँ, ड्राइविंग, हाँ। तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो, अपनी गाड़ी लगाओ आराम से देखो। हाँ हाँ, हमारे पास भी सिनेमाज अब खुल गए हैं, और अभी और भी खुल रहे थे कि ये इशू आ गया। मैं वही कह रही थी, अभी तो हम लोगों ने अभी चलना शुरू किया था, अभी अभी हमें सिनेमा की इजाजत मिली थी, और अभी ये सब कुछ ऐसे हो गया। तो बड़ा अजीब सा फील हुआ, अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अभी तो हम लोग बच्चे हैं। सऊदी वुड जिसका हमने नाम दिया है। तो जी जी जी, अच्छा, सऊदी वुड। हाँ, ओके। सऊदी वुड। हाँ, मैंने अब क्योंकि मैं सऊदी गज़ट में एडिटर थी, तो मैं सऊदी वुड लिखती थी, जिस पर जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे ना, वो आके दिखाते थे। तो उन हेडलाइन से फिर वो हैशटैग सऊदी वुड जो है, फिर वो हैशटैग बना। और अभी हमारी ओके, फिल्में, अच्छी फिल्में दुनिया के सामने आएंगी, तो फिर हम भी सऊदी वुड, बॉलीवुड और इंशाल्लाह हॉलीवुड की तरह हमारा भी एक इंशाल्लाह मतलब इंशाल्लाह। होगा। अच्छा, हम लोग जो है एक रैपिड फायर राउंड जो है वो भी होता है हमारा, हम आपसे पूछना चाहेंगे, तो आप रेडी हैं? जी जरूर। हाँ हाँ, अच्छा, बिल्कुल। ये बताइए कि लाइफ एज अ बैचलर और मैरिड। बैचलर। बैचलर, ओके। और अच्छा, ये बताइए योर फेयर। फियर ऑफ हाइट्स। फेयर ऑफ हाइट्स। हाँ, ऐसा तो नहीं हो कभी ख्वाब में, एक अक्सर होता है ना, हम सो रहे हैं और ऐसा लगता है हम ऊपर से गिर रहे हैं और एकदम चौंक के उठे। नहीं, मैंने बहुत सारे ऊंचाइयों लोग पे ऐसे। जाके देखा भी है। मैं बुर्ज खलीफा पे भी गया था, ये सोच के हाँ। कि भाई आज तो जो है वो अपने आप को थोड़ा जोर आजमाइश करके देखते हैं, लेकिन फिर हिम्मत नहीं हुई। लेकिन फिर भी मैं डेक तक गया, आगे तक जाने की कोशिश की, बट जहां तक कर सकता था समझ में आ गया कि भाई ये डर है, अभी अंदर रहने दो। ओके, योर एम। टू बी अ बेटर पर्सन देन व्हाट आई एम टुडे। एंड योर ड्रीम। टू सी मोर हैप्पीनेस ऑन माय पेरेंट्स फेसेस। एंड योर हैप्पीनेस। माय हैप्पीनेस रिलाइज इन माय फैमिलीज हैप्पीनेस एक्चुअली। योर बिगेस्ट एडिक्शन। यू रियली वांट मी टू नेम योर इट हियर? जी। I think I'm addicted to movies rather than anything else. Then, but yes, very much addicted to movies. I'm a big movie buff. Let me admit. मुझे सिर्फ काम करना ही पसंद नहीं है, मुझे देखना भी बहुत पसंद है। और ऐसा ही नहीं सिर्फ बॉलीवुड, बल्कि वर्ल्ड ओवर सिनेमा, नॉट जस्ट इंग्लिश ऑल्सो, बट लॉट ऑफ फॉरेन मटेरियल एज वेल। सो यस, And who is your favorite actor and actress? ऑल ओवर या फिर इन पर्टिकुलर एनी? All over. आई लाइक टॉम हैंक्स। Uh-huh. आई लव हिम, आई एडमायर हिम। अल पचिनो। अच्छा, एक्ट्रेस, हाँ, नहीं कोई बात नहीं, यू कैन गो अहेड। ये कंट्रोवर्शियल है एक्ट्रेस वाला मामला। अच्छा। नहीं, हमारे पास ना टॉम हैंक्स का मामला बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया था मेरे साथ। आई डोंट नो, आपने अगर गूगल में अगर ये क्यों, क्या कभी हुआ आपको था? मिले। उसने एक सऊदी अरेबिया पे मूवी बनाई थी, जिसको उसने क्लेम किया था कि उसने सऊदी अरेबिया में शूट किया है, और उसने वो सऊदी अच्छा। अरेबिया में शूट नहीं की थी, वो उसने इजिप्ट में शूट की थी। तो ओ। उसमें उसने बहुत बड़ा बजट था, और उसने सऊदी अरेबिया के बारे में सारा बहुत गलत दिखाया था, बहुत पुराने जमाने का, आउटडेटेड, क्योंकि आज का सऊदी अरेबिया ऐसा नहीं है। अब अगर कोई इस फिल्म को अच्छा, देख रहा है, तो वो सऊदीज के बारे में क्या सोचेगा कि सऊदी अरेबिया ये कैमल राइडर्स हैं, तो फिर वो तो हमारे पास आके ना हमारे साथ काम करेंगे, ना हमारे साथ जाहिर इन्वेस्टमेंट सी बात करेंगे, है, बिल्कुल ना बिजनेस बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। और उसने ना एक बहुत ही लो कैरेक्टर की सऊदी वुमेन दिखाई थी। हालांकि सऊदी वुमेन आजकल, क्योंकि हम लोग वो खवातीन है, वो औरतें जिनको बहुत दबाया जाता रहा, तो जब हमारे जैसे लोग गुब्बारे की तरह किसी को दबाते हो ना, तो वो एकदम ऊपर उठता है सब। मतलब आप किसी को ऊपर उठ। दबाओगे, तो हम लोगों के जो सऊदी वुमेन है, हम लोग बहुत हाईली एजुकेटेड होते हैं, मेहनती होते हैं, क्योंकि हम लोगों को अपने आप को दिखाना है, प्रूव करना है। तो वो जो एक एनर्जी होती है ना, राइट तो हम लोग इस वक्त उस राइट। स्टेज में है। तो
उन्होंने जो कुछ भी दिखाया तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उसमें हम मेरी और उनकी तकरार चली थी। एंड सुना है मैंने कि उनको इस चीज़ का एहसास हुआ कि ही डिड रॉन्ग, और मैंने उनको ये बोला था कि आपने इस ओके। गार्बेज पर मिलियनों डॉलर का बजट लगा दिया और आप आए और आके हमारे साथ फिल्म बनाएं रिसर्च के बाद। बिकॉज जब आप राइटर होते हो, डायरेक्टर होते हो, तो आप पर एक जिम्मेदारी होती है कि आप बगैर रिसर्च के कुछ नहीं लिखो, अगर आप किसी मुल्क की बात बिल्कुल करो, वरना बिल्कुल आप बोलो मैंने फिक्शन बनाया है। बिल्कुल पर बिल्कुल सही बात है। या तो सो नहीं नहीं, आई एग्री विद दैट। तो टॉम हैंक्स की थी जो फिल्म थी, तो उसने जस्ट राइट नाउ आई, आप देखिएगा आपको उसका जिक्र मिलेगा शायद। तो ये है, वो पूरी अच्छा। एंटाई सऊदी फिल्म थी। तो ओके। वेल, मैं ईमानदारी की बात तो ये है कि मैंने इसके बारे में आपसे जाना है आज। हाँ और हाँ या जो जो मेरा जो आई जस्ट आंसर द क्वेश्चन कि मेरे या फेवरेट एक्टर कौन है, तो यस मैं उनकी यस या एक्टिंग का मेमोरी जरूर रहा हूँ। बट ये एस्पेक्ट तो मैं भी इसको हाईली कंडेम करूंगा, ये तो नहीं होना चाहिए था या अगर उन्होंने ऐसा किया ही हर्ट द सऊदीज, उन्होंने सऊदीज को हर्ट किया था उस फिल्म में। तो। दैट एंड इज सो रॉन्ग। या अच्छा, योर एसेट, हु इज योर एसेट? माय आईज। हम्म। आई थिंक माय आईज आर माय हाँ हाँ, ओके फाइन। अच्छा, कोई ऐसी रूमर जिसने आपको हर्ट किया हो? लोग अखबारों में बहुत कुछ ऐसे ही लिख देते हैं और समथिंग, कुछ जो रियली हर्ट किया हो किसी चीज ने? बहुत सारी रूमर्स हैं, और आजकल तो कुछ ऐसे ऐसा सैलाब आया हुआ है ऐसे रूमर्स का कि जिसके बारे में सुनकर आए दिन जो है वो अफसोस करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। या उनमें से किसी एक को पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे कि आपने अभी कहा, पॉइंट आउट किया, और बहुत ही एप्टली पॉइंट आउट किया कि एक फिल्म मेकर अगर है तो एक आपकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बिना रिसर्च के, खास करके अगर आप किसी कम्युनिटी को या फिर किसी रीजन को अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो बिना रिसर्च के, बिना फैक्ट्स के उसे डिस्टॉर्ट ना करें। तो ठीक ऐसे ही जर्नलिज्म का भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है, और मेरे ख्याल से वो ज्यादा भी होता है। वो ज्यादा होता है इसलिए क्योंकि लोग उन पे विश्वास करते हैं ये देख के कि ये खबर है, या ये हो रहा है, ये फैक्ट है। फिल्मों को सही। तो एक बार फिर भी आदमी सोच सकता है कि यार ये बनाने वाले ने मन से बना लिया होगा, हो सकता है कितना सही है कितना या नहीं। लेकिन जर्नलिज्म से ऐसी कोई बात नहीं जुड़ी हुई है कि आदमी दो राय अपनी रखे, लेकिन अब सोचना पड़ता है कि यार किस जर्नलिज्म पे एतबार किया जाए, किसकी बात सुनकर जो है वो सोचा जाए कि हाँ भाई ये सही कह रहा है कि नहीं। तो मैं समझता हूँ कि जब ये तमाम चीजें इंड्यूस हो जाती हैं, पावर और मनी का गेम जो है वो ऐसी चीजों में जब लग जाता है, तो वो उतनी प्योर नहीं रह जाती हैं, जो वाकई में बहुत ही शर्मनाक है और बहुत ही अफसोस लायक या तो कोई किसी ने आपको तो इस तरह से कभी, जर्नलिस्ट ही है, मैंने देखा है कि इंडिया में बल्कि बहुत होता है, दुनिया भर के जर्नलिस्ट ऐसे ही हैं, नेगेटिव लिखते हैं और विदाउट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी। दुनिया भर में है, ऐसा नहीं है कि या खास एक जगह पे। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, हमारे यहाँ अल्लाह के तो फजल से अभी जर्नलिज्म तक है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ हो। मैंने हमारे ऐसा यहाँ कुछ। तो दो धारी तलवार, मतलब हमारे यहाँ सैलरी नहीं कटती थी, जेल होती थी 3 दिन की अगर आप कोई गलती करते हो तो। जी। वाह। वी वर वेरी डिसिप्लिन। देखिए, लॉ का नहीं, लॉ का डर होना चाहिए, लॉ का डर बिल्कुल होना चाहिए। लॉ या का डर अगर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है, करने वाला जुर्म जो है, करने वाला अपने जुर्म करने से कभी भी कतराएगा नहीं। एक बार ही सही सोचना बात है। पड़ेगा उसको, अगर उसको पता होगा कि लॉ स्ट्रिक्ट है। इस चीज को मैं भी इसलिए एडमायर करती हूँ। फिर आज तक वो जिंदगी के 14 साल जो मैंने जर्नलिज्म में गुजारे, एंड आई वाज इन अ डिसीजन मेकिंग पोस्ट, लेकिन उसने जो सिखाया है ना आपको, तो आप एक तरह से हम्म, रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो कि आपने क्या दिखाना है, क्या कहना है। बिकॉज हम लोग ना जहन साजी कर रहे होते हैं, चाहे हम फिल्में बना रहे हो, बिल्कुल। चाहे हम खबर लिख रहे हो, ऐसा ही है ना। राइट। अच्छा, जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन आपको कौन सा मिला? योर लाइफ्स बिगेस्ट लेसन? मेरे डैड हमेशा मुझे कहते थे, लेकिन मैंने कभी उनकी बात को सुना नहीं ठीक से। अब जाके ऐसा रियलाइज होता है उम्र के इस पड़ाव में, और मुंबई में इतने साल स्ट्रगल करने के बाद। उन्होंने हमेशा से मुझसे कहा था कि बेटा, दो चीजों की अहमियत जरूर करना लाइफ में, बाकी सब चीजें तुम्हारे पीछे पीछे आएंगी। एक ये कि सेहत का ख्याल रखना। सेहत है सब कुछ है। जान है तो जहान आपका है। बुढ़ापा भी बढ़िया है। हाँ, मतलब जान सिर्फ जान नहीं कि आप जिंदा हो भाई, जिंदा है तो भी जान ही है, लेकिन सेहतमंद हो। हाँ आप बुढ़ापे में भी जो है वो किसी के ऊपर बोझ ना बनो। खास करके आप ये सोचो कि मेरी औलाद मुझे पाल लेगी, वो मेरा टेक केयर कर लेगी, या
वो करे तो करे, अच्छी बात है, लेकिन ना किया तो आप सेहतमंद रहोगे तो आपको जरूरत ही नहीं, भले ही करने वाली औलाद मिले ना मिले। तो नंबर एक। नंबर दो, आप कोशिश करिए और मालदार बनिए। अगर आप मालदार हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपने माल को संभाल कर रखिए, और अगर मालदार नहीं है तो मालदार बनने की कोशिश करिए, जाहिर सी बात है, फेयर मीन्स के जरिए। बहुत अच्छी बात जी। बुजुर्ग जो बात कहते हैं वो बहुत कहना चाहिए कि दूरंदेशी वाली बात कहते हैं, और हम लोगों को उनकी बात अपनी गिरह में बांधनी चाहिए, डेफिनेटली। बिल्कुल जी। और वो जो फिल्म जिसका मैं जिक्र कर रही थी उसका नाम था होलोग्राम फॉर द किंग, टॉम हैंक्स की जो फिल्म होलोग्राम फॉर द किंग। होलोग्राम फॉर द अच्छा, किंग। ओके। तो वो है जो जिस पर हमें एतराज है, सारी सऊदी नेशन को उस पर एतराज है। मैं देखना चाहूंगा उसमें ऐसा क्या दिखाया है। जी। और सहरा ही दिखाया है, और ये फिर आप इंशाल्लाह यहाँ पर आइएगा जरूर, क्योंकि ज़ाहिर है मैं जी यहाँ से इंशाल्लाह। यहाँ की फिल्म मेकर हूँ, मेरा प्रोडक्शन है, और बिरेन वगैरह के साथ हम लोग का एक ही ग्रुप है, हम लोग इन टच है। तो यू विल सी कि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बन रही है इस वक्त, यहीं जद्दा में। हाँ मैंने पढ़ा था, मैंने इसके बारे में पढ़ा था, और हाँ ये काफी फ्यूचरिस्टिक वो है, स्टेप है। जी, और मेरे मैं ऑफिस इंतजार भी कर रहा हूँ कि वो इसी कब। रोड पे है जी, अच्छा। उधर ही है। हाँ, तो वो ना वही मैं कह रही हूँ कि कितना अलग देखा उस पे पता चलेगा कि एक्टर जो है ना, ठीक है वो एक्टिंग करता है, वो एक चीज को प्रेजेंट कर रहा होता है, एक रूप धार रहा होता है, लेकिन हम्म। वो जो पेश कर रहा है वो चीज रिसर्च के साथ लिखी होना चाहिए। राइटर की जिम्मेदारी बनती है, डायरेक्टर की जिम्मेदारी की, बिल्कुल तकरीब बिल्कुल कारी ना फैलाए दुनिया में, ये है। अच्छा, बिल्कुल। हमारा जो है ना शो है स्माइल, इस शो का नाम है। तो हम एक टास्क देते हैं हमारे सारे गेस्ट को कि जी। हमें ना आप मुस्कुरा के दिखाएं, लेकिन 3 तरीके से। 3 तरीके से मुस्कुरा के। या ठीक है। पहले नंबर 1 जी, एक्शन। ओके, 2 and 3। अच्छा, तीनों में ना दांत नजर आए ना आवाज सुनाई दी। सिर्फ पर 3 एक्सप्रेशन अलग से। अलग थे। हाँ हाँ। अच्छा, अब आप रो कर दिखाइए हमें 3 तरीके से। अब शायद दांत दिखेंगे आप। नंबर 1 जी। 2 3। सेकंड और थर्ड वाला बहुत अच्छा था। थैंक यू। या मैं बीइंग अ डायरेक्टर या तो यस। तो आप क्या क्या मैसेज है अपने मिडिल ईस्ट के फैंस के लिए, हमें बताएं कि आप क्या बात कहना चाहते हैं। मैं एक वाकया बताना चाहूंगा आपको मिडिल ईस्ट का, जहाँ पे सवाल आता है। मैं पिछले साल की ही बात है, अप्रैल की बात है, ऑलमोस्ट अब 1 साल से ऊपर हो गया। अभी लाइव ना। लाइव हैं जी, बिल्कुल। जी हेलो। ओके या या। वी आर लाइव या। जी जी जी। जी, आप मिडिल ईस्ट के फैंस के सो हवाले से कुछ बताएं। तो मैं, हाँ हाँ हाँ, तो मैं पाम जुमेरा जा रहा था, तो मोनोरेल से मैं जैसे ही जब उसके स्टेशन पे एंटर कर रहा था, तो वहां पे दो दो जनाब खड़े हुए थे। दिखने में पता चल रहा था कि वो ना अमीरात के हैं और ना ही शायद इंडियन है, और वो था भी क्योंकि वो शायद इंडोनेशिया के थे। हाँ इंडोनेशिया के थे। तो वो मुझे मिले, और वो काफी मतलब बेसिकली वो इंडोनेशिया के थे, बट काफी सालों से मिराज में थे, तो इस करके उन्हें काफी अच्छी अरबी और वहीं का ही पूरा कल्चर उनके अंदर ही समाया हुआ था। तो जब मैं टिकट काउंटर से जस्ट निकल गया, तो वहां पे वो सिक्योरिटी में थे, और उन्होंने मुझे मेरी तरफ देखा और मेरे पास आके थे, खराइम खतरोल। तो मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कहा भाई कुछ
कुछ है जो मैं कैरी कर रहा हूँ, मुझे हटा देना चाहिए। ना 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 ना, खराम खतरोल। मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, मैंने दोबारा बोलना जरा। कहते खराम खतरोल। मैंने कहा यस, खराम खतरोल। तो बहुत ही स्वीट लोग होते हैं, बहुत ही उनका बात का लहजा और बहुत दिल में उतर जाने वाला कानों के जरिए मुझे हमेशा से लगा। जितनी भी हॉस्पिटैलिटी मैंने वहां पे देखी अभी तक, जितनी बार भी मैं गया, तो एक बहुत ही मैं बस ये कहना चाहूंगा कि अल्लाह ताला जो है वो इस आपके एफर्ट्स को जो है वो आगे बढ़ाए। इस कोरोना जैसी चीजों से जब हम लोग बाहर निकलेंगे तो ये क्रॉस ओवर का जो एक कदम होगा वो और आगे बढ़े और पुख्ता बने। लोग एक दूसरे के कल्चर को और ज्यादा जाने, और जो स्टीरियोटाइप विजन्स जो लोगों के बने हुए हैं यहाँ से, यहाँ के लोगों के वहाँ के लोगों के बारे में और वहाँ के लोगों के यहाँ के लोगों के बारे में, वो टूटे, रूबरू हो, आपसदारी और एक भाईचारा जो है वो क्रिएट हो सके। और एज अ मीडिया पीपल ये आपका और हमारा काम है कि हम इन दीवारों को ये तोड़ें। हमारा काम है, बिल्कुल। बिल्कुल। और कोरोना के बाद ये जो ग्लोबल क्राइसिस एक्सपेक्टेड है, क्योंकि यू नो मैं आज अभी इसी भी एक आर्टिकल लिख रही थी, क्योंकि मैं अलबिलाद न्यूज़पेपर में कॉलमिस्ट भी हूँ। तो ये जो एक्सपेक्टेड वॉर के बारे में जो कहा जा रहा है, यूएस चाइना वॉर और ग्लोबल क्राइसिस और ग्लोबल डिप्रेशन, ये सब कुछ था। तो इससे जो है अल्लाह हमको बचाए, और हम जिस तरह हंस खेल कर, इससे पहले अचानक से ज़िंदगी रुक गई थी और हम उसको भी पॉजिटिव ले रहे हैं, जब हम इससे उभरें तो इसके फ़ायदे हमें ज़्यादा हों। तो बस यही दुआ करनी चाहिए। एंड प्लीज स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन आवर शो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके जी। थैंक यू सो मच समीरा। मैं तो बल्कि आपसे ही कहूंगा कि मैं बहुत ही खुशकिस्मत फील कर रहा हूँ इस वक्त आपके साथ में बातचीत करके, आपके सामने बैठ के। और थैंक यू सो मच टू इनवाइट मी ओवर हियर, टू थिंक एंड टू गिव मी दैट क्रेडिट कि भाई आपने मुझे इस लायक समझा। आपने मेरे लिए बहुत ही इज्जत अफजाई की बात है ये। शुक्रिया बहुत बहुत। ये हमारे लिए भी इज्जत अफजाई की बात है कि आप हमारे साथ इस वक्त जो है आपने गुफ्तगू की। थैंक यू। शुक्रिया। ठीक है जी जनाब। तो कैसा लगा आपको मुईन आजम खान से मिलना, उनसे बातें करना? वो कहते हैं कि सेहत अच्छी रखो, जान है तो जहान है, और बहुत पॉजिटिव तरीके से, हलाल तरीके से पैसे कमाओ, क्योंकि ये पैसा आपकी ज़िंदगी में आगे जाके काम आता है। तो जनाब इन्हीं अच्छी अच्छी बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन हम फिर मिलेंगे आपसे, और फिर मिलने के लिए आपको करना होगा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक हमें समीरा अजीज़ ऑफिशियल, samira.aziz.official एवरीवेयर इन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक। और इस शो को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ शामिल रहे हैं वीरेन बगाड़िया और मयूर गुप्ता फ्रॉम BJM एंटरटेनमेंट, और समीरा अजीज़ एंटरटेनमेंट से साद अब्दुल लतीफ़। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मास्सलामा, बाय बाय।